हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। वर्णमाला का ये आखिरी क्लास होगी। वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्न जो है इसमें कवर हो चुके हैं। आज ये हमारी वर्णमाला से संबंधित आखिरी क्लास होगी। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी छा, या ऑप्शन सी त्र, या ऑप्शन सी ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ये दे रखे और छा का जो निर्माण होता है का हलन प्लस शा वर्ण के योग से होता है, और त्रा का तय हलन प्लस रा, और ज्ञा का जय हलन प्लस वहाँ, श्रय का शय हलन प्लस रा से संयुक्त व्यंजनों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? तो टा वर्ग का कौन सा नहीं है ये पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो टा वर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है वह पहचानना है। ऑप्शन ए ठा, ऑप्शन बी ढा, या ऑप्शन सी धा, या ऑप्शन डी ड़ा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये दंत यानी तय वर्ग का वर्ण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ग के अंतर्गत ये होता है जिनका उच्चारण स्थान कंठीय होता है। च वर्ग के वर्ण ये हैं 5, पृथ्वी वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। च का उच्चारण स्थान तालव्य और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और ता का दंतीय होता है और फा का ओष्ठीय होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए ज्ञा, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी हा, या ऑप्शन डी का। तो इसका कौन सा उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। छा का क्रम का के बाद आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इसका शब्द का वर्ण विच्छेद करना होगा हमें, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा उसके अनुसार भाषा कोश के अनुसार पहला आएगा। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन डी ऋण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऋक्ष का पहला क्रम होगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार। शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है, ऋषि प्लस का हलन प्लस शाह हलन प्लस आ। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ऋग्वेद का वर्ण विच्छेद होगा, ऋषि गा हलन प्लस वा हलन प्लस ए और प्लस दा हलन प्लस आ। ऋण का होगा ऋषि प्लस ण हलन प्लस हुआ छोटा, और ऋणु का होगा ऋषि प्लस ण हलन प्लस उ। इस प्रकार से ऋक्ष का पहला शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण आएगा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो वर्ण विच्छेद का प्रश्न है ये। तो शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? आँख, आग, आकर, या आँच। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आँख। अगला प्रश्न है, इसका विवरण देखते हैं। यह है वर्ण विच्छेद सभी शब्दों के। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो अयोगवाह हमने पिछले भी बताया है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा। आहा और विसर्ग नहीं, अयोगवाह जो होते हैं वो डा और ड़ा होते हैं। ये वो द्विगुण व्यंजन होते हैं, और अयोगवाह होते हैं अनुस्वार आहा और विसर्ग, ये 2 अयोगवाह होते हैं। और द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं, ढा और ढा। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ।
अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसका हमने भी पढ़ा था परिभाषा, तो उसे अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऐसी कौन सी बण है वो? तो ये हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि परिभाषा पढ़ ली तो हमें इस चीज़ का पता चल गया। तो ऑप्शन ए और या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो वो अयोगवाह बण होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अनुस्वार और विसर्ग ऐसे दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में। अनुस्वार को या विसर्ग को अनुस्वार या विसर्ग को कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है इसका। ऑप्शन ए, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, के रूप में दर्शाया जाता है, बिंदी के ऊपर रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इसे बिंदी चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। उक्त कथन अनुसार के संबंध में उपयुक्त नहीं है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, अनुस्वार में और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए बण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाता है। तत्सम शब्द की पहचान यह है कि अगर अनुस्वार लगा हुआ हो तो वह तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, पंचम वर्ण की जगह या पंचम वर्ण के स्थान पर यह आता है और उसका काम करता है। अनुस्वार व्याकरण के अनुसार क्या है? अनुस्वार है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है या संयुक्त अक्षर है? तो हमारा ऑप्शन ए, या अनुस्वार कहते हैं इसको, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उचित हो जाएगा। अनुस्वार व्याकरण के अनुसार अच्छा अनुस्वार है। मूल व्यंजन 33 होते हैं, स्वर संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है और संयुक्त अक्षर की भी संख्या 4 होती है, और जिनमें 2 वर्ण अक्षर आपस में मिले होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्राय शब्द के मध्य में आती हैं, या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण या क्लांत। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए, संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है या द्वित्व ध्वनि है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? संबल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये संप्रक्त ध्वनि का उदाहरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का उदाहरण है। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ से और वह ध्वनियों के मध्य में ध्वनि संयुक्त हुई है। तो इसकी परिभाषा है संप्रक्त ध्वनि की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध पहचानना है। ऑप्शन ए, चा तालव्य या महाप्राण है, तो ये गलत है। चा जो है अल्पप्राण है, तालव्य सही है। ऑप्शन बी, खा महाप्राण है, कंठीय है, तो कंठीय लेकिन महाप्राण नहीं। ऑप्शन सी, ता दंतीय है, अल्पप्राण है, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए, 2, 4, 6 या 8। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन।
इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्णध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्णध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठी ध्वनि या दंतोष्ठीय। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ग्रीवा ध्वनि हमने अभी पढ़ी नहीं है, बाकी मूर्धा, दंती और कंठीय सब पढ़ी गई हैं। सारे वर्ण। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है? ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी वा या ऑप्शन सी गा या ऑप्शन डी जा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ण ये हैं, ड़ा, व, ड़ा, न और मैं। ये नासिकीय वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा या ऑप्शन सी क्रम या ऑप्शन डी मातृभूमि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसमें मात्र ऋषि का प्रयोग हुआ है, वर्ण का, स्वर का। शेष में रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगबाह या ऑप्शन सी अंतस्तेय या ऑप्शन डी अक्रांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अक्रांत कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठीय, ऑप्शन सी दंत ओष्ठीय या ऑप्शन डी कंठ ओष्ठीय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हमारे सामने आ चुका है, तो याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध कथन को पहचानना है। ऑप्शन ए 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या ऑप्शन बी हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, या ऑप्शन सी छा संयुक्त व्यंजन है, या ऑप्शन डी विसर्ग कंठीय वर्ण है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 72 का ए जो है अशुद्ध है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। बाकी तीनों प्रश्न हमारे कथन शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सा उत्तर सही नहीं है। तो ऑप्शन पहचानना है हमें। ऑप्शन ए अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, सही है। ऑप्शन सेकेंड कथन है, वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, सही है। ऑप्शन कथन दूसरा, वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। कथन तीसरा, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तीनों कथन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो पंचम वर्ण जो अनुनासिक होता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए का दीर्घ का वर्ण विच्छेद ये सही है। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण एक होता है वर्णमाला में, तो वह कौन सा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग का विवरण है, तो राग की व्याख्या कौन सी है या परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए वर्ष्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण होता है, या ऑप्शन बी वर्ष्य होता है रे, पार्श्विक होता है, सघोष होता है, महाप्राण होता है,
ऑप्शन सी वर्ष्य भी होता है, संघर्ष भी, अघोष, अल्पप्राण, या ऑप्शन डी वर्ष्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। रा को वर्ष्य भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, और सघोष के अंतर्गत भी आता है, और ये अल्पप्राण के अंतर्गत भी आता है। वर्ष्य ध्वनि की परिभाषा है दांतों तथा मसूड़ों के मिलने का स्थान, अर्थात दंत मूल को वर्ष्य कहते हैं। लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वर्ष्य को शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही उसको लुंठित कहा जाता है। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, और अंत्यस्य व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? पहचानना है। तो अर्धस्वर दो होते हैं संख्या में, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। या और वाह, या और वाह दो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? वह कौन सा वर्ण है जो स्पर्श भी हो, कंठीय ध्वनि भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो? तो ऑप्शन ए स्पर्श है, ठीक है। कंठीय भी है, सही है। अघोष भी है, सही है। लेकिन महाप्राण नहीं है। तो ये तो हमारा क्या तो गलत हो गया। ऑप्शन ए गा कंठीय है, स्पर्श है, अघोष है, ये गलत है, ये सघोष हो गया है। स्पर्श है, कंठीय है, अघोष है और सघोष है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर खा जो है ये सभी मानक पूरे करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं? तो उसको हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला में 3 अक्षर पुल्लिंग नहीं है, बाकी से सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन ए जा या बड़ा, ऑप्शन बी चा या टा, ऑप्शन सी ई बड़ी, ऑप्शन डी छोटा और पा। तो पुल्लिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी, बड़ी और ऋषि ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, बाकी से सभी वर्ण पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी रिपु, या ऑप्शन डी वृष्टि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाए, डी हो जाएगा। वृष्टि में ऋषि का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी में रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है वह पहचानना है। तो ऑप्शन ए स्वर है, ऑप्शन बी वो भी स्वर है, ऑप्शन ए स्वर है, ऑप्शन डी ये व्यंजन है और अनुनासिक वर्ण है। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी वर्ष्य, ऑप्शन सी काकल्य, या ऑप्शन डी कंठीय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो वो काकल्य वर्ण की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण संयोजन कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है, या संधि विच्छेद कहलाता है? तो जहाँ शब्दों की बात हो रही हो वहाँ वर्ण विच्छेद कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, या ऑप्शन डी? तो ये सीधी सी बात है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिह्वा के नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दंतीय, ऑप्शन बी मूर्धन्य, या ऑप्शन सी तालव्य, या ऑप्शन सी वर्ष्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उसे हम वर्ष्य कहते हैं। वर्णमाला का हमारा आखिरी प्रश्न है, हिंदी में ध्वनि का समावेश क्या होता है? अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से,
ये ऑप्शन डी दक्षिण भारतीय भाषाओं से, ये आगत स्वर है। तो ये किस भाषा से आता है? तो ऑप्शन ए, ये अंग्रेजी भाषा से आता है, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये हमारे वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी परीक्षाओं में, उनका हमने प्रैक्टिस करी है। इसके बाहर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो इसके बाहर हो, वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों से।